खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ईंधन में लगी भीषण आग के बाद मिली युवक की जली हुई लाश। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हुई घटना की शुरू हुई पुलिस जांच। वहीं रजवट ग्राउंड पर आग से मची खलबली। खेतों से करीब 1 लाख कीमत की केबल काटकर की चोरी। वहीं हसन खां मेवात नगर में 3 घरों से पार हुई AC की कॉपर वायरिंग। अलवर जेल में कैदी के पास फिर मिला मोबाइल। जेल प्रशासन ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। और पर्यटकों को लुभा रहा है बालाकिला क्षेत्र स्थित हथियारों का म्यूजियम। रजवाड़ों के जमाने के बेजोड़ अस्त्र शस्त्र किए प्रदर्शित। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। ईंधन में लगी भीषण आग और उसमें जलती युवक की लाश। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के छिलाछो गांव में यह नजारा जिसने देखा वह दहल गया। गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर बाड़े में रखे ईंधन में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जब गांव के लोगों द्वारा इसे बुझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने देखा कि इस आग में एक व्यक्ति का शरीर भी जल रहा है। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर लक्ष्मणगढ़ थानाधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंचे। आग को बुझाकर करीब 40 वर्षीय युवक के 95% जले हुए शरीर को बाहर निकाला गया। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। साथ ही पुलिस जांच कर रही है कि यह युवक ईंधन में लगी आग से जला है या किसी ने हत्या करके शव को वहां रखा था। सीआई साहब को सूचना मिली थी कि कोई छिलाछो में कोई डेड बॉडी पड़ी है और कोई आग लग गई थी, तब ये पता लगा। तो मौके पर साहब पहुंचे, देखा तो कोई भरतलाल नाम का ही कोई बाड़ा बताया, उसमें ये डेड बॉडी मिली थी। वो साहब गए, इतने ये आधी से जड़ चुकी, जो पहचान योग्य नहीं थी। हाँ, गांव में लगी थी। गांव में तो बाड़ाओं में थे, पड़ा था। हाँ, ये लकड़ियां थी जो हल्के फुल्के फांसे वगैरह रहते हैं ना सब। कितनी उम्र है सर इसकी? इसकी हो सकती है शायद 35 से 45 के बीच में। ये पहचान योग्य नहीं है। कुछ तकरीबन कितना जल गया है? काफी जल गया। मौके पहुंच के पुलिस ने ही निकाला था ये। और वहीं अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास रजवट ग्राउंड पर शनिवार को अचानक आग लग गई। यह आग तेज हवाओं के चलते यहां पेड़ पौधों को चपेट में लेती हुई काफी बड़े इलाके में फैल गई। देर तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मिलिट्री बेस पर आग लगने की सूचना दी। इसके बाद पानी का टैंकर लेकर इंडियन आर्मी के जवानों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और इसके आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ने से घबराहट पैदा हो गई। ऐसे में कुछ लोगों ने अपना सामान आदि हटाना शुरू कर दिया। वहीं तमाशबीन लोगों की भी भीड़ लग गई। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि रजवट मैदान पर लगभग हर साल आग लगती है। वहीं सेना के जवानों ने मुस्तैदी के साथ आग बुझा दी। अरोड़ा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। इसके अलावा शहर विधायक संजय शर्मा के बजट से एक बोरिंग कराई गई थी, जिस पर आग बुझाने के लिए पॉइंट बनाया हुआ है। जरूरत पड़ने पर इसका पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हाल छत पाई मैं तो अच्छा बाहर की सही सुनिए कोई सा कि रजवट मांग लगी मैं तो 11 खोलवा के मारे पकौड़ी बना ली, खावा ही बैठे। अच्छा। तो ये हमारे कई बाहर का ही कह रहा है कि आग लगी रजवट में। जब आग मन की छत पर जाकर देख के तो हमको काफ़ी काबू पा लिया गया है। फौजी भाई हमारे पोस्ट पे पहुंच गए हैं, इससे काफ़ी राहत मिली है और मैं समझता हूँ शायद अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग इस आग पे काबू पा लेंगे। ये बिल्कुल संभावना थी कि यदि समय पर ये फौजी भाइयों की सहायता नहीं मिलती तो शायद ये आग हमारे घरों तक पहुंच जाती। आग कुछ तो यहाँ पर ये सूखी घास थी इस वजह से, और कुछ हवा चल रही थी इस वजह से एकदम आग ने प्रचंड रूप लिया है। उधर सिविल डिफेंस के कर्मचारी और दमकलें भी मौके पर पहुंचे। AFO जगदीप कुमार ने भी घटना की जानकारी दी। जहां पे आज आग की घटना हुई है, ये
मिलिट्री एरिया है जिसको रिजोर्ट के नाम से हम जानते हैं, और उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ और जंगल के टाइप में है वो। तो ऐसे तो आग का तो अज्ञात कारणों से अज्ञात ही कारण है, अभी कुछ ऐसा पता नहीं लगा कि किस कारण से उसमें आग लगी, लेकिन उसको समय रहते हुए काबू पा लिया। ज़्यादा जंगल में नुकसान नहीं हुआ है। हमारी 5 गाड़ियाँ जो नगर निगम की थी वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने कम से कम एक गाड़ी ने 5-5 फेरे पानी के लिए लगाए, और उन्होंने आग को पूरा घेराबंदी करके और आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। फिलहाल अभी कोई आग वहाँ पे नहीं है, आग पूरी तरह से कंट्रोल है। और आपको पता ही, आग लगते हैं तो जान माल और पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलेड़ा में चोरों ने खेतों से 1600 फीट लंबी केबल चोरी कर ली, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। पीड़ित कैलाश गुजर ने बताया कि उन्होंने ट्यूबवेल में मोटर उतार रखी थी, लेकिन इसके केबल पाइप बाहर पड़े हुए थे। रात्रि में केबल काटकर शातिर चोरी करके ले गए। कैलाश ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि नशे की पूर्ति के लिए ये लोग चोरी करते हैं। सर, हमारा गांव तुलेड़ा है और घटना ये हुई है कि हमारी 1600 मीटर डोरी चोरी हुई है। यहाँ से ये हुई है रात को 11-12 बजे के बाद की बात है, और यहाँ से खींच के ले गए। और लोकल के ही बंदे हैं कुछ जो ये अपने कोरेक्स वगैरह की वो करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, उन बंदों का ये काम है। आए दिन ये घटना होती है, किसी की 10 फुट कट जाए, किसी की 20 फुट कट जाए, किसी का कूलर चुर रहा है, किसी का क्या चुर रहा है। तो ये घटना आए दिन होती जाने। गांव में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत धीमी से काम चल रहा है सारा। तो कितने कीमत थी आपकी डोरी की? हमारी डोरी की 1 लाख रुपए से प्लस की कीमत। हाँ जी, 1.25 लाख के समथिंग की कीमत है। ये घटना कब हुई है? ये घटना हुई है 1 तारीख की रात को। नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई शक के आधार पर। नाम है, एक का नाम तो कमरू है, और उसकी गैंग के हैं 2-3 बंदे। सीसी गैंग है पूरी, जो सीसी बात है पूरा जो। और वहीं अलवर के हसन खां मेवात नगर में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बना लिया। इन शातिरों ने एसी की कॉपर वायरिंग चोरी कर डाली, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इसकी शिकायत शिवाजी पार्क थाना पुलिस को की गई है। पीड़ित मनमोहन और सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। क्षेत्रवासियों ने गश्त बढ़ाने और अभय कमांड के कैमरे लगाने की मांग की है। हसन खां मेवात नगर D102B। क्या घटना हुई है? रात्रि को चोर आए हैं, अज्ञात चोर। उन्होंने यहाँ से एसी के जो तांबे के पाइप के तार है वो काट के ले गए। मेरे पड़ोस का मकान है D102C, उसमें भी काट लिए। लगभग कितने मकानों में काटा है? ये 3 मकानों में कटे। इससे पूर्व में भी कई बार चोरी हो चुके हैं यहाँ पर आसपास मकानों में। लगभग कितने का नुकसान मानते ये हैं? करीब आप लगभग दोबारा लगवाने तक के खर्चा करीब 50-60 हजार रुपए का है। हमारी मांग एक तो यहाँ CCTV कैमरा लगवाया जाए, अभय कमांड वाला। इस रोड पे कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। और दूसरा, यहाँ एक होम गार्ड की व्यवस्था हो, रात्रि गश्त बढ़े। और जो यहाँ के आसपास के कबाड़ी है इनको रोकथाम हो, ताकि इनके जो माल बेचते हैं ये ले जा करके उस पर चोरी पे पाबंदी लग सके। और यहाँ पे रात को एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें चोर एसी का कॉपर वायर वगैरह काट के ले गए हैं। हसन खां मेवात नगर में यह दूसरी या तीसरी चोरी है। पहले भी यहाँ पड़ोस में चोरी हो चुकी है, जिसमें एसी के तार और कॉपर वायर ले गए थे, बंडल के बंडल। उनका भी कभी 50-60 हजार का नुकसान हुआ था। तो सर, हमारी छोटी सी डिमांड है कि ये जो रोड है, इस 80 फुट ये पटरी वाली रोड पे एक तो अभय कमांड का कोई कैमरा लगना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे होमगार्ड की व्यवस्था हो परमानेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा गश्त कर सके। और यहाँ से कुछ दूरी पे ही बाबा बालकनाथ जी का भी निवास स्थान है। तो इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पे कॉलोनी बहुत शांत कॉलोनी है, और इस तरह से बार बार ये घटना हो रही है। तो पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। बालाकिला बफर जोन में बने म्यूजियम में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस म्यूजियम में रजवाड़ों के जमाने के विभिन्न हथियार सजाए गए हैं। हथियार देखने सीकर से आए कनीश साहू ने बताया कि वे बालाकिला जंगल में भ्रमण के लिए आए हैं। वहीं जंगल में स्थित महल में बनाए गए म्यूजियम में प्राचीन धरोहर को संभाल कर रखा गया है। इसमें तोप, तलवारें और अन्य हथियार शामिल हैं। साथ ही इस जंगल में टाइगर का मूवमेंट भी है।
यहाँ बाला के लिए घूमने आया हूँ। जो यहाँ म्यूजियम बनाया गया है आप इसमें देख रहे हैं, किस तरह का लग रहा है, क्या कहना? यहाँ बहुत अच्छा म्यूजियम है और यहाँ की जो सुंदरता है, किले की जो पुराने तोप हैं, बंदूकें हैं, बहुत अच्छी हैं और देखने में बहुत मजा आया है। पूरी फैमिली के साथ आए हैं। यहाँ टाइगर का मूवमेंट भी है, काफी बार साथ टाइगर। हाँ, वो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन अभी हमें तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं मिला है। अभी यहाँ का नज़ारा जो यहाँ सजाया गया है बहुत अच्छा नज़ारा है। थोड़ी बहुत धूप है, तो अगर जो भी आने वाले हैं वो फरवरी या मार्च में या अक्टूबर नवंबर में आने के ज़्यादा सही रहेगा। बाला किला के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बाला किला और जो अलवर है वो हमेशा से विरासतों की भूमि रही है और इधर के राजाओं ने काफी संघर्ष करके अंग्रेजों से और मुगलों से हमें आजादी दिलाई है और बहुत सुंदर जगह है। आप भी कभी घूमने आइए और इधर का आनंद लीजिए। जी, मैं म्यूजियम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ना म्यूजियम में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी है ना, और जो भी राजा महाराजाओं के पुराने टाइम के की जो उनकी वेशभूषाएं हैं, उनके अस्त्र शस्त्र है, उनको बहुत ही सामान को संजो के रखा हुआ है। टूरिस्टों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि एक तो ये नेचर से रिलेटेड है, दूसरा क्या ना नेचर के बीच में एक ऐसी जगह जिधर से आपको पूरा शहर का नजारा दिख सके, तो ऐसा हर जगह नहीं मिलता। आप सीकर के रहने वाले या? जी, मैं अलवर का रहने वाला हूँ, बट मैं सीकर में पढ़ाई कर रहा था। गौरतलब है कि पूर्व में हथियार भी अलवर के महल चौक क्षेत्र स्थित म्यूजियम में मौजूद थे, लेकिन बाद में बाला किला इलाके में इनका अलग से संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ प्रदर्शित हथियार पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर जेल से एक बार फिर कैदी के पास मोबाइल बरामद हुआ है। जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि जेल में कई बार मोबाइल फोन मिल चुके हैं। आरोप है कि जेल के उच्च अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तो मोबाइल फोन व अन्य सामग्री छुपा दी जाती है। एक बार फिर से जेल के अंदर मोबाइल फोन मिलना गंभीर घटना है। देखना है कि जेल प्रशासन इस पर कब तक अंकुश लगा पाएगा। अलवर जेल कारागृह में एक बार फिर से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसकी सूचना जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने को दी। कोतवाली थाने ने इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन देखने का विषय यह है कि यह पहली बार नहीं, कई बार जेल में मोबाइल फोन व अन्य सामग्री मिल चुकी है। इस पर जेल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर उच्च अधिकारी आते हैं तो पूरे कैदियों को अलर्ट किया जाता है कि यहाँ जो भी सामान है वह छुपाए जाए। यहाँ तक कि आज तक ऐसा हुआ है कि जब तक उच्च अधिकारी आए हैं जेल में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिली, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है कि कैदियों के पास अन्य सामग्री और मोबाइल फोन मिलते रहते हैं। अब देखने का विषय ये रहेगा कि जेल प्रशासन के उच्च अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। गर्मी तेज होते ही ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल समस्या बढ़ रही है और ग्रामीण रोष जता रहे हैं, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार को राजगढ़ के ग्राम ढिगावड़ा में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा, एएन नवीन शर्मा और नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक समझाइश और आश्वासन के बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे। क्षेत्र के निवासी नरेश योगी सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि ढिगावड़ा में केंद्र सरकार की योजना में करीब 1 वर्ष पहले टंकी का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। कुछ समय पहले सप्लाई का प्रयास किया गया तो केबल चोरी हो गई। इसके अलावा कुछ स्थानों पर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व सरपंच सुरेश चंद कोहली और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है। दूसरी ओर पानी की टंकी का ओवरफ्लो एक निजी खेत में चला जाता है। उधर दिखौड़ा पंचायत के सरपंच कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि ढिगावड़ा की इस योजना में 2,55,09,000 रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी पूरे गांव में लाइन नहीं डल पाई है। अधिकारी आचार संहिता लगी होने का तर्क देते हैं। इसके अलावा टंकी में कबूतर सहित अन्य जानवर मरे हुए पड़े हैं। ये पूरे गांव के अंदर जो लाइन बिछी है वो कहीं आधी बिछाई है। नंबर 1 बात तो जहाँ एक घर है वहाँ पे लाइन बिछा दी, हजारों घर है वहाँ पे लाइन नहीं बिछाई इन लोगों ने। नंबर 1 बात, एक घर के लिए इन्होंने अलग से चेक वाल लगा रखा है, एक घर के लिए जो 2-2, 3-3 घंटे अपनी भिंडियों में पानी दे रहे लोग। हमारी मांग है जल्दी से जल्दी हमारे लिए पानी की व्यवस्था की जाए और ये जो चोरी हो रही है उन लोगों पर एक्शन किया जाए। इसके लिए आज आपने क्या किया? हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। ढिगावड़ा गांव में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लगभग 1 साल पहले मार्च 2023 में टंकी का इन्होंने निर्माण कार्य पूरा दिखा रखा है,
लंबे समय से टंकी कार्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी एक लंबे समय तक पानी की सप्लाई गांव में नहीं हुई है। अभी कुछ महीने पहले जो है सप्लाई होना शुरू हुई, उसमें भी बीच में कई बार जो है केबलें चोरी हो गई, तो वो भी इनकी लापरवाही कहीं रही। अभी हाल आज का जो ताज़ा घटना रही कि जो टंकी आप पीछे देख सकते हैं जो स्टोरेज के लिए बना रखा है, उसमें से ओवरफ्लो पानी एक निजी खेत में ऐसे जो है वो जा रहा है, तो वो भी कहीं कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसके अलावा जो कुछ जगह जो है जो पाइपलाइन है वो अभी तक बिछाई भी नहीं गई है, मतलब पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं हुए हैं। इन्होंने जो पाइपलाइन बिछाई और जो सड़क जो खोदी गई थी वो भी अभी यूँ की टूटी हुई है। तो इस तरह की कई सारी जो मांगे थी, काफ़ी ग्रामीण जो है गांव वाले काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे। कई बार कर्मचारियों को फ़ोन करने की कोशिश करी, फ़ोन नहीं मिलते हैं, संपर्क नहीं हो पाता। तो आज सभी ग्रामीण जो है हम लगभग टंकी पे चढ़ के गुस्से में सभी ग्रामीण टंकी पे रहे हैं। लगभग 5 से 6 घंटे सभी यहाँ पे जो है अपना धरना प्रदर्शन और जो अपनी समस्या है वो बताइए। काफ़ी समय से प्रशासन का इंतजार कर रहे थे कि PHED के जो कर्मचारी वो आएंगे, सुनेंगे। बहुत काफ़ी देर के बाद में वो आए और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमारा फिर से यही सबसे वो है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी जो तेज है वो आंदोलन फिर से किया जाएगा। ढिगावड़ा बस्ती में जो पाइपलाइन जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई है, जिसकी लागत करीबन 2 करोड़ 65 लाख रुपए है, जो कि अव्यवस्थित तरीके से बिछाई गई है और सब हिस्सेदारी निभाने के हिसाब से बिछाई गई है, न कि ग्राम बस्ती के सहयोग के हिसाब से बिछाई गई है। जिनका पुराना बिल आते थे, जिनके भी बिल आते थे, उनको पुरानी बस्तियों में तो कोई पाइपलाइन नहीं दबाई गई है, और अन्य जहां इनके मिली भगत वाले जो रिश्तेदार रिलेटिव उनके इंडिविजुअल के लिए वाल लगाए हुए हैं, वो भिंडियों में पानी दे रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं। ओवरफ्लो पाइप आपके पीछे की तरफ एक ओवरफ्लो पाइप है, जिसके तहत मैंने आज सुबह पूरी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे डाल रखी है। वो पानी करीबन 2 बिस्वा पानी डेली का भरता है। यहाँ पे कोई वाल बंद करने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। मैंने लॉक तक की इसमें फोटो डाल रखी है, और टंकी के ऊपर जाके मैंने खुद ने टंकी के अंदर कबूतर मरा हुआ देखा है। मतलब स्थिति ये हो रही है कि पानी के अंदर 15 दिन में कभी एक गलती से पानी आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई पानी की संभावना नहीं है। साथ ही रोज आए दिन तारों की कटौती कर दी जाती है, जिसके खिलाफ कोई भी FIR ग्राम पंचायत के द्वारा, PWD के द्वारा, वाटर वर्क्स के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी कंप्लेंट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो उन्हीं के ही आदमी होते हैं। क्योंकि शाम को उनको पीने के लिए मिल जाती है, खाने के लिए मिल जाता है। गाँव चाहे बस्ती में रहो। आज किस प्रकार का आंदोलन? आज इस टंकी की जो कंपटीशन है, आप देखो पीछे से टंकी, शायद ये साल भर के अंदर टंकी नीचे ही मिलेगी आपको। इसमें क्या पानी आज नहीं होने के बावजूद भी लीकिंग हो रही है इसके अंदर। अच्छा। आप इनके कैमरे में डाल सकते हो, बिल्कुल लीक हो रही है। 1-2 साल से नीचे ज्यादा टंकी चलने वाली नहीं है। हमारे ग्राम में, ग्राम ढिगावड़ा में जल जीवन मिशन स्कीम स्वीकृत हुई थी, जिसमें 2 करोड़ 55 लाख 9 हजार रुपये सैंक्शन हुए थे। अब उसमें पानी के 5 बोर कटे, उन 500 बोरों में पानी है, पानी की टंकी बन गई, गांव में लाइन डली, लेकिन पूरे गांव में अभी तक लाइन नहीं डाली गई। जब मैं मुख्य गांव था, जब पानी की आवश्यकता थी, वहां पर लाइन अभी तक भी नहीं लगाई है। बार बार मैंने मांग की है PHD विभाग से, JN से, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद में काम करेंगे। तो पूरे गाँव में लाइन लगनी चाहिए और सुचारू रूप से सप्लाई होनी चाहिए। लोगों को पानी कहीं पीने के लिए मिलता नहीं है। आज क्या हुआ कि सुबह लाइट जल्दी आ गई, ठेकेदार का आदमी यहाँ नहीं था, तो पानी ओवरफ्लो होकर चले गया। इस पर मुझे पता लगा, मैं आया, मैंने उनको बुलाया, तब तक हमारे गांव वालों को पता लगा, वो भी आए और हमने सबने आकर के उनको बुला करके वो सप्लाई चालू करवाई। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि अब बीच बीच में डोरी कट जाती है। हमने बोला ठेकेदार से, भाई आप अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, डोरी कट रही है तो, लेकिन वो मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया उन्होंने किसी के खिलाफ भी, और हमारे गांव में लाइन नहीं लगी। तो अब मेरा कहना यह है कि आगे से कोई डोरी काटे तो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठेकेदार मुकदमा दर्ज कराए। उसके बाद में हमारे जो भी लाइन घट रही है गाँव के अंदर, जो जम लगनी चाहिए वहाँ लाइन नहीं लगी, वो लाइन लगनी चाहिए। यही हमारी मांग है। आज हमारे ग्रामवासी पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी समस्या है कि पानी आ नहीं रही। पहले 8-10 दिन तक नहीं आया, फिर बीच में 1 दिन पानी दिया था, उसके बाद में अब 6-7 दिन फिर हो गए, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, महिलाएं काफ़ी दूर से पानी भर के दूसरे गांव से पानी लेके आ रही हैं। और क्या नाम से, और आज हमने यहाँ पर आए टंकी पर चढ़ के देखा कि टंकी में है ना कबूतर मरे हुए हैं, जानवर उसमें पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है, और पता नहीं गैर कानूनी कनेक्शन भी कर रखे हैं। आज इसके लिए आपने क्या किया? आज हमने टंकी पे चढ़ के धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हमारे पानी नहीं आएगा, इतना हमें टंकी पे से नहीं उतरेंगे। क्या मांगे हैं आपकी?
हमारी मांगे यही है कि जब तक हमारे पानी नहीं आएगा ना, इतने हम टंकी पर से नहीं उतरेंगे। अच्छा। और बाकी तो ग्रामवासी हैं सब, हम मिलके जब तक, और अगर यहाँ से भी हमारा समाधान नहीं होगा तो हम जलदाय विभाग राजगढ़ पीएचडी पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं धरने पर बैठेंगे। उधर एएन नवीन शर्मा ने बताया कि ग्राम ढिगावड़ा में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हुआ था। कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों द्वारा ट्यूबवेलों की केबल काट दी गई थी, अब इन्हें दुरुस्त करवा दिया गया है। ग्राम ढिगावड़ा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण, ट्यूबवेल निर्माण, पाइपलाइन इत्यादि का कार्य हुआ है, जिसमें रेगुलर जो है उनकी सप्लाई अभी कुछ दिनों से चालू कर दी थी। कुछ दिन पहले अभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो ट्यूबवेल्स की केबल है वो काट ली गई, जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल्स हैं वो बंद पड़ गए। इन ट्यूबवेल्स की केबल वापस परसों लगवा दी गई है। कल से ये ट्यूबवेल्स चालू हो गए हैं और आज टंकी लगभग आधी भर गई है। अभी तक सप्लाई हो नहीं पाई थी 15 दिन से। अब कल तक टंकी भर जाएगी और कल सप्लाई हो जाएगी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों में पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद में 2 युवक जख्मी हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। एक पक्ष से जुड़े गौरव यादव ने बताया कि उनके पिता और चाचा के मध्य दादा के पुश्तैनी मकान का बंटवारा हुआ था, लेकिन साझे के रास्ते को लेकर अक्सर कहासुनी होती है। इसी मामले में शुक्रवार रात्रि संघर्ष छिड़ गया। गौरव ने आरोप लगाया कि उनके चाचा के उमरैन निवासी कुछ रिश्तेदार लाठी फरसियां लेकर पहुंचे और घर में घुसकर हमला कर दिया। साथ ही गौरव की मां नीतू देवी का मंगलसूत्र भी छीन लिया। मेरे चाचा और उनके साले वगैरह उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। हमारा घर पे एक विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर। वो हमारे पापा और 4 भाई हैं, वो एक प्लॉट में हमारा 2 डिवाइडेशन में होना था, पर वो पूरा घर पे स्टे लगी हुई है। फिर भी उनका पता नहीं क्या है, रोजी ने लड़ाई करने में आ जाते हैं। कल घर के अंदर आ गए, गाली गलौज करने लग गए, बोल रहे आप अपनी स्टे वापस ले लो जो आपने लगाई है, वरना हम तुम्हें मारेंगे। मम्मी के साथ छीना झपटी, हाथ पैर चलाने लग गए। मम्मी को धक्का दिया, पापा ने थोड़ी ड्रिंक करी, पापा को घर मारा, पस लिया उन्होंने डंडे वंडे। मैं आया पापा को दूर करने के लिए, उन्होंने मेरे सिर में रॉड मारी, डंडे। उनके साथ बहुत सारे जने थे, पूरे कॉलोनी के कैमरे में उनकी सबकी वीडियो आ रही थी। उनके पास 7-8 बाइकों पे लड़के आए, उनके पास हथियार भी है, बकायदा पूरी वीडियो आप देख सकते हो। मोहल्ले में जाके आप कैमरे लगे हैं हमारे में। तो पहले भी आपके साथ ऐसी कोई वारदात? हाँ, आज से 6 महीने पहले भी इनने मेरे सिर में मारी थी, और तब भी वो होमगार्ड में ना, इस चक्कर में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने टहला दिया पुलिस वालों ने मामला। क्या कहता है आपसे? वो कहता है कि केस वापस ले लो, ना वैसे ही मारते रहेंगे, दादागिरी करके जाता है वो होमगार्ड। पप्पू नाम है उसका। और भी कोई धमकी दी है, वो केस लगाने की, झूठी केस लगाने की धमकी देता है। वो कहता है ये करा दूंगा, फलाना करा दूंगा, ठिकाना करा दूंगा, केस वापस ले लो, फलाना कर लो। कल वाला मामला ऐसा था, शाम के टाइम मैं, पापा, मम्मी, हम सब घर पे बैठे हुए थे, और ये हमारे चाची और चाचा वगैरह हमारे घर पे आए, और गेट के बाहर वीडियो में सबसे हो रहा है, मैंने बना रखी थी पहले से। उन्होंने मुझे गाली वगैरह दी, मम्मी को दी, धक्का मुक्का करा। तो इस चक्कर में उन्होंने फिर धक्का मुक्के में और फिर दूर करने के चक्कर में उन्होंने मुझे मारा। मारपीट करने वाले लोगों का नाम करते हैं? मारपीट करने वाला सीमा, अशोक, राज और सरोज और दिव्या, पूजा, सोनू, पप्पू, गोलू, ये सब थे। वहीं दूसरे पक्ष की महिला ने आरोप लगाया कि उनके जेठ की पत्नी अक्सर गाली गलौज करती है, साथ ही वह रास्ते पर खुद कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने उसके पति अशोक के साथ मारपीट कर डाली, साथ ही महिला के सोने के कुंडल छीन लिए। देखो भैया, मकान के ऊपर मारपीट हुई है। ननदेव ने मेरे से 1 लाख रुपए लेके मैं इनको दे दिया। तब ननदेव आया, तब मैंने नहीं ये बोली कि 1 लाख रुपए मेरे से वापसी दिया जाए। मेरा 1.5 साल होगी तो मेरे वापसी दे दो, ये मकान भी नहीं बनवा दे रही, रजिस्टर लगा रखे तो मेरे पैसे दिवा दो। तो ननदेव से बोली कि नहीं दे रहे हम पैसे इनको, नहीं तो पैसे देंगे, नहीं मकान बनवा देंगे। जब तक मेरे बार को ये जमीन नहीं देगी, जब तक हम नहीं देंगे। तो मैंने इनको भी चुप करके बैठा दिया, मैं कोई बात नहीं, बाद में कोर्ट में केस चल रहा है, तब मिल जाएगा। कल क्या हुआ? फिर वो लड़का और वो जेठ है बड़ा वाला और वो जिठानी, वो सरिया ले आई। मैं अचानक से रसोई में रोटी बना रही थी, ननदेव आया, तब रोटी बनाने लग रही, ये बाहर चल गया। मेरे से कह रहा कि इधर आ, इधर आ। इधर गई मैं तो मेरे बाल पकड़ के खींच ले उसकी मम्मी ने। मेरे बाल छुड़ावा ये गए, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो दम देवा लग गया सारी। पहले हमारे ससुर का मकान है। हाँ, आप ये जिनसे विवाद हुआ है उनका आपका साझे का है? साझे का मकान था, जो 5 आदमी ने बैठ के बंटवारा कर दिया हमारा।
बंटवारा ऐसे करा कि घर घर का आदमी ने कर दिया। तो आपने उनको जाके आपका हिस्सा था और उनका हिस्सा आपने खरीद लिया पैसे? नहीं, इनका अलग है, आधा हिस्सा इनका पिछली साइड है, मेरा अगली साइड है। तो आपने पैसे किस बात के दिए थे? वो रिश्तेदारों ने ये कही कि तुम्हारे पास 3 कमरे बने हुए हैं, जबकि मेरे पास 2 कमरे बने हैं जिनका 1 लाख रुपए ले लिया। एक कमरा का लेंटर टूटा हुआ है तो मैंने 1 लाख रुपए भी दे दिए उनको। और इनके पास है ना 2 कमरा है ऊपर नीचे का, आधा कमरा जो मेरे कमरा में से बंटवारा हुआ है वो है, लेटरिन बाथरूम है, 2 लेटरिन 1 बाथरूम है, जीना है, ऊपर रसोई है। अब उनका क्या कहना है? अब वो कहते हैं कि हमको या तो इधर का हिस्सा दो, नहीं तो यहाँ से इतनी जमीन दोगे मेरे को जब हम राजी से करेंगे आपसे। आपको क्या आपत्ति है कि इस तरह से न देने का? नहीं भैया, वो मेरी जमीन मतलब मैंने 2.5 फुट पहले से भी ले ली और वो 12 फुट अब भी ले रही हूँ। रास्ता है आपके साथ कौन लोग थे? नीतू यादव ही और उसका लड़का गौरव है, कमल यादव है, मीना यादव ही और धर्मवीर। क्या लगते हैं आपको? जेठ लगते हैं। अच्छा, किसके साथ साथ मारपीट हुई आपकी? वो तीनों ने, मतलब मेरी लड़की है 2। अच्छा। और मेरे पति है अशोक यादव और मैं ही। मामला दर्ज करा दिया। क्या क्या नाम है आपके पति और आपकी बच्ची और आपका नाम क्या है? मेरे पति क्या अशोक यादव है। क्या नाम बताया? अशोक यादव है। लड़की मेरी एक दिव्या है, एक पूजा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। किसकी चोट किस किसकी आई है? पूजा की भी आई है, दिव्या की भी आई है, मेरे भी आई है और छोटी बहन की बाड़ी ऐसी सोना की बाड़ी खींच ली और उसके बाड़ खींच ली, उसके लगी है तो मुझे पता नहीं, मैं रात में ही यहाँ पे आ गई। बानसूर के ग्राम शाहपुर में कृषि कार्य करते समय गत रात्रि चालक की ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ग्राम ओसपुर निवासी मनोज यादव खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। अचानक चालक का संतुलन बिगड़ जाने से वह नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। बानसूर उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्रकारों पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जार ने ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और जयपुर कमिश्नर को ज्ञापन दिए गए हैं। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने अग्निकांड की कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर कुकस के शिव विलास होटल में हमला करने वाले मैनेजर महेश शर्मा और अन्य होटल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा, महासचिव भाग सिंह, कोषाध्यक्ष लेशिश जैन और जयपुर जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने बताया कि पत्रकार प्रवीण और जीतू चौहान के मोबाइल छीनकर फोटो एवं वीडियो डिलीट कर दिए गए। वहीं मारपीट करने के साथ ही पर्स छीन लिया और सोने की चेन भी खींच ली। इसके बाद होटल संचालक रास बिहारी जांगिड़ और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करते हुए उन्हें बचाया। इस घटना को लेकर आमेर थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जार ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और छीना गया सामान बरामद करने की मांग उठाई है। 24वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शुक्रवार शाम कंपनी बाग में प्रारंभ हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन उद्योगपति झाबरमल यादव ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुंशी खान और सचिव शोएब खान रहे। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि टूर्नामेंट में लड़कों की 18 और लड़कियों की 15 टीमें भाग ले रही हैं। उधर ऑब्जर्वर शफी मोहम्मद के अनुसार चयनित खिलाड़ी अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। 24वीं सब जूनियर राजस्थान राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 3 मई से 5 मई 2024 तक आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। 24वीं सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है अलवर के कंपनी बाग में, राजस्थान की। और ये 10 वर्ष के बाद में अलवर को सौभाग्य मिला है आयोजित करने का। और पूरी डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर सबका हार्दिक स्वागत करती है। विभिन्न जिलों से, करीब 20 जिलों से लड़के और लड़कियाँ आए हैं अंडर 16। और आज जो ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और इसके जो मुख्य अतिथि हमारे श्री झाबरमल जी यादव साहब थे और जो राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट के संघ के अध्यक्ष और सचिव भी मुंशी खान जी और शोएब खान जी पधारे हैं यहाँ पर। सारे यहाँ के एम्पायर्स हैं। बच्चों में बहुत जोश है। आज सवाई माधोपुर और सीकर के बीच में पहला मैच यहाँ पे खेला जा रहा है।
मैं अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे जिलों से जो हमारे ऑफिशियल्स पधारे हैं, एम्पायर्स पधारे हैं, जो टीम मैनेजर्स हैं, बच्चे हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी अतिथि जिन्होंने बहुत अधिक सहयोग दिया है, खासतौर से जो अवनीदीप जी हमारे सेक्रेटरी, और श्री कृष्ण जी हमारे कोऑर्डिनेटर, गिरीश गुप्ता जी, और सभी जो ऑफिशियल्स यहाँ पे जो अधिक से अधिक पूरी कार्यकारिणी पूरे तन मन धन से जो इस तरह के कार्यक्रम को सफल बना रही है। उधर इस दौरान प्रतियोगिता संयोजक गिरीश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सीए श्री कृष्ण गुप्ता एवं अध्यक्ष अमित शर्मा, सचिव अवनीदीप शर्मा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वहीं अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का शनिवार को समापन हो गया। शिविर में मत्स्यनगर और अलवर आगार के कर्मचारियों ने लाभ लिया। उधर सामान्य चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि पीएमओ के निर्देशन में लगे कैंप में सैकड़ों कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच कर ली गई है। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। ये हमारे श्रीमान पीएमओ साहब, उनके निर्देशन में रोडवेज
कर्मियों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इनकी बीमारियों को एक डायग्नोस किया जा रहा है कि क्रॉस सेक्शनल उनमें क्या क्या बीमारियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से बीपी है, शुगर है, मानसिक रोग है, कोई आँखों की बीमारी तो नहीं है। इस तरह से एक जनरल चेकअप कैंप लगवाया गया है और अभी तक लगभग 350 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। आज इसका अंतिम दिन है क्या? आज इसका अंतिम दिन है। पिछले 3 दिन से लगातार किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को नारी शक्ति अन्नपूर्णा समूह के साथ मिलकर अलवर के राटनगर में यह शिविर संपन्न हुआ। शिविर के दौरान मुख्य अतिथि प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मीना अवस्थी रहीं। साथ ही अधिवक्ता सुषमा गुप्ता और संजीव कारकवाल सहित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अलका मित्तल एवं डॉक्टर कुमुद गुप्ता, संरक्षण अधिकारी सतीश चौधरी, पीएलवी मुस्तफा खान एवं सुमित्रा देवी आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों के विषय में अवगत करवाया। साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी जागरूक बनाया। कार्यक्रम के दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हाइजीन किट वितरित की गई। वहीं नारी शक्ति अन्नपूर्णा समूह द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की स्टॉल्स लगाई गई। अलवर में दिल्ली दरवाजा बाहर वार्ड 11 के नागरिकों ने क्षेत्र में लगी बोरिंग से दूसरे इलाके में पानी देने पर रोष जताया है। पार्षद देवेंद्र रसगनिया के अनुसार यह बोरिंग मंत्री संजय शर्मा द्वारा मंजूर की गई थी। ऐसे में करीब 5000 लोगों की बस्ती के लिए सुविधा हो गई है। रसगनिया ने आरोप लगाया कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष इस बोरिंग से खुद के वार्ड में पानी ले जाना चाहते हैं। इसके तहत यहां कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे, लेकिन विरोध को देखकर वापस लौट गए। माननीय संजय शर्मा जी ने हमें ये पीछे जो बोर लग रही है बोरिंग दी थी, पूरे वार्ड में पानी की समस्या थी। लेकिन अब माननीय एक हमारे पार्षद जी महोदय नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो वो चाहते हैं कि नीचे पानी का इससे मिलान करना चाहते हैं ताकि नीचे के लोगों को पानी मिल जाए। लेकिन वो स्कीम 4 से पानी आ रहा है, लेकिन फिर वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से वो पानी ले जाए, और अगर यहाँ से पानी चला गया तो हमारे क्षेत्र में पानी नहीं मिलेगा। ये विवाद था और हम इस मिलान को नहीं होने देंगे। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या चाहे कोई भी हो, लेकिन हम अगर इस बोरिंग से मिलान हुआ तो यही धरना प्रदर्शन होगा। और क्योंकि इस बोरिंग से हमको पानी मिल रहा है, नहीं तो इस बोरिंग से पानी जाते ही। ये कौन से वार्ड में ले जाना चाह रहे हैं? ये वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 9 में इस पानी को ले जाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 11 में जा रहा है फिलहाल वार्ड नंबर 11 में क्षेत्र से पानी जा रहा है, क्योंकि हमको ना तो मुंशीबाग की टंकी से पानी मिलता है, ना महलचौक की टंकी से पानी मिलता है। यहाँ से हम सरकारी कनेक्शन है। घरों में यहाँ से फायदा मिलता है? 5000 की बस्ती है, इस टंकी से 5000 की बोरिंग से इस 5000 की बस्ती पानी पी रही है। जिनके पानी नहीं आता वो एक सरकारी कनेक्शन लग रहा है, वहां से लोग पानी भर के ले जाते हैं। अलवर के बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन डिस्पेंसरी में रविवार को सुबह 9 बजे से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगेगा। वहीं सोमवार को चयनित मरीजों के ऑपरेशन राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में होंगे। डॉक्टर मोहनलाल सिंधी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश चंद जैन पंसारी की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों के सहयोग से शिविर लग रहा है। वहीं इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर MS सक्सेना, विकास जैन, शिविर संयोजक रविंद्र कुमार जैन और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल सिंधी आदि मौजूद रहे। जैन चिकित्सालय डिस्पेंसरी प्रबंध समिति अलवर द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। कल दिनांक 5 मई 2024 को निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय ये श्री कैलाश चंद जैन पंसारी बड़तलिया की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र और पौत्रों द्वारा शिविर आयोजित किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन पिछले 4 दिन से जारी है। इसमें पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान की टीम, डॉक्टर मधु MS सक्सेना, डॉक्टर दीपा जैन और AP असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खंडेलवाल कैंप में आएंगे। कैंप का समय प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे है और जो ऑपरेशन के लिए फिट होंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन 6 मई 2024 को राजीव गांधी चिकित्सालय में किया जाएगा। सारी सुविधाएं फ्री है, चश्मा भी फ्री, लेंस भी फ्री है और हम हर महीने एक निःशुल्क कैंप
आइटा लगवा रहे ताकि गरीब जनता को लाभ मिले। हमारा मकसद है नर सेवा। नौगावा में हरियाणा बॉर्डर चेक पोस्ट के पास सड़क किनारे शव मिला है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर व्यक्ति मृतावस्था में मिला है वहां एक घर में कच्ची शराब बेची जाती है। साथ ही दिहाड़ी मजदूर अपनी दिन भर की कमाई कच्ची दारू में उड़ा देते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र से पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालु यहां के पक्षियों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। नाहर शक्तिधाम से आगे वन विभाग की उमरी चौकी पर बड़ी संख्या में पक्षी सुबह और शाम मौजूद रहते हैं। यहां पक्षी मोर, कबूतर और तीतर आदि दाने चुगने के लिए आते हैं। वहीं सरिस्का अभ्यारण्य के क्षेत्र में पाबूजी राठौड़ के धार्मिक स्थल पर भी बड़ी संख्या में वन्य जीव एवं वन्य पक्षी मौजूद रहते हैं। इन्हें लोग बाजरे और मक्के के दाने डालते हैं। विद्युत वितरण निगम के मालाखेड़ा के अधीन 13 ग्रिड सब स्टेशन संचालित हैं। साथ ही करीब 60 से अधिक फीडर बनाए गए हैं। एएन तनिक कुमार बटवाड़ा के अनुसार गर्मियों में सभी ग्रिड सब स्टेशन पर उचित व्यवस्था की गई है। ऐसे में गर्मी के मौसम को देखते हुए दिन में ही पावर की विद्युत सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मालाखेड़ा के अलावा अब एक नया ग्रिड सब स्टेशन सुमेल में भी तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में मालाखेड़ा सब डिवीजन में 33/11 kV के GSS है, जिनसे मालाखेड़ा के जो विद्युत उपभोक्ता है उनको विद्युत सप्लाई आपूर्ति होती है। वर्तमान में जो 13 GSS है कोई भी ओवरलोड नहीं है, सभी पर जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। वर्तमान में हम एक नया GSS समेल GSS और बना रहे हैं 33/11 kV का, जिसका करीब 60 से 65% काम पूरा हो चुका है और 33 और 11 kV लाइन का काम चालू है लगातार। वो GSS पूरा होने के पश्चात अपने जो मालाखेड़ा सिटी में जो GSS है वहाँ का लोड आधा रह जाएगा और आधा लोड उस GSS पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद मालाखेड़ा सिटी के उपभोक्ताओं को विद्युत की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार होगा। वह फॉल्ट वगैरह होने पर बहुत जल्दी समय में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अकबरपुर स्थित हनुमान जी की बगीचे में शनिवार को महिला सत्संग मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान हनुमान जी महाराज को रिझाते हुए भजन गाए गए। सबसे पहले गणेश जी की आराधना में भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं क्षेत्र में समृद्धि के लिए पूजा अर्चना के साथ प्रसाद चढ़ाया गया। उधर शनिवार और मंगलवार को मंदिरों में भजन कीर्तन का यह दौर चलता है। चिलचिलाती धूप में भी अन्नदाता अपने खेतों में प्याज के कण की फसल को सुरक्षित रखने के लिए परिवार सहित जुटे हुए हैं। देखा जाए तो प्याज की फसल पूरे वर्ष भर चलती है। गर्मियों में प्याज के कण की बुआई कर दी जाती है और 3 महीने में कण तैयार हो जाता है। इसके बाद बरसात के समय घरों में गंठियों को रखा जाता है। अगस्त माह के प्रारंभ में गंठियां खेतों में रोपी जाती हैं और दीपावली तक फसल तैयार हो जाती है। 3 महीने में तैयार हो जाता है और 3 महीने के बाद में उपाड़ के घर सुखाया जाता है। घर इनके लच्छे बांध के इनको एक साथ 2 में सुखाया जाता है। उसके बाद में ये 2 महीने पीछे स्टार्ट हो जाएगा बिकना और अब के बार अच्छी उम्मीद है कि ये 3 से 4 हज़ार के बीच में बिके। उम्मीद है उम्मीद के सारे से ही उम्मीद के सारे से ही जीवनयापन हो रहा है। अपने क्षेत्र में करीब हर किसान के पास 1 बीघा कण है। अपनी निराई गुड़ाई चल रही है। हाँ अपनी निराई चल रही है, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अलवर उपखंड अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। गर्मी के चलते लू और तापघात के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में वार्ड में कूलर, पंखे लगा दिए गए हैं। हालांकि अस्पताल में स्थित जनरेटर खराब होने से थोड़ी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने समस्या दूर करने की जरूरत जताई है। आंगनबाड़ी केंद्र सबके निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश श्रीमान ने जारी किया। जैसे विद्यालय में ICT लैब नहीं चल रहा, उसके लिए कैसे व्यवस्था हो सकती है, ग्राम पंचायत में SDM में और क्या काम कर सकते हैं अपन। और पटवारी जी को निर्देश दिए कि जो PM किसान योजना है उसमें जो KYC पेंडिंग है उनको जल्द निपटा के उसका डेटा जीरो किया जाए। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को सुबह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। कुछ दिनों से क्षेत्र में तेज गर्मी से लोग परेशान थे। वहीं शनिवार को बादल छाए रहे। ऐसे में गर्मी से आंशिक राहत मिली है। ग्रामीण विक्रम पटेल का कहना है कि मौसम का मिजाज उतार चढ़ाव भरा बना हुआ है। आज सुबह से ऐसा मौसम रहा है जैसे सावन के टाइप में रहता है, ठंडा वातावरण है। आज लू में भी फायदा हमें,
माइनस कम डिग्री रहा। मतलब सुबह से बादल छाए हुए हैं? सुबह से बादल ऐसे जैसे बारिश होगी आज। अच्छा, तो गर्मी से राहत मिली आज? गर्मी से राहत मिली है। अच्छा, अभी मौसम अच्छा है? अच्छा है, और ऐसा ही रहे तो बहुत बढ़िया है मौसम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। लक्ष्मणगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा इस दौरान नरेगा श्रमिकों को उनके हकों के बारे में बताया गया। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गोविंदगढ़ में मालपुर गांव से तिलवाड़ गांव की ओर रास्ते पर यह कार्य जारी है। उधर तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि ग्राम तिलवाड़ में एडीजे लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। साथ ही कानूनी सेवाएं, उनके अधिकार और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित विधिक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही श्रमिकों को पंजीयन करवाने के लिए प्रेरित किया गया। समिति लक्ष्मणगढ़ के निर्देशानुसार आज ग्राम पंचायत तिलवाड़ में नरेगा श्रमिकों को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर सतनाम सिंह, अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि राकेश पवार, नरेगा मैट सीमाबाई और राम सिंह आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राजगढ़ का। राजगढ़ के ग्राम सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर में पंचम शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन हुआ। साथ ही श्री रामचरित मानस कला मंडल सकट द्वारा आयोजित रामलीला में शुक्रवार रात्रि को रावण वध एवं राम राज्याभिषेक की लीला का मंचन हुआ। श्री राम राज्याभिषेक के दौरान मंडल अध्यक्ष गोपाल प्रसाद लाटा और गांव के प्रबुद्ध जनों द्वारा भगवान की आरती उतारी गई। इस मौके पर व्यास गिरिराज प्रसाद मिश्रा ने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि हमें भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करना होगा। उधर इस मौके पर बाबूलाल चौबे, गोपाल विजय, चंद्रशेखर चौधरी, गोपाल प्रसाद पारिक, गजानंद कैलाश और सत्यनारायण माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से कस्बे में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इनमें मेला का चौराहा, महेश नगर, संकल्प ITI, शेखा की बगीची और मित्र विहार कॉलोनी आदि शामिल हैं।
क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि क्लब के सदस्यों एवं सेवाभावी व्यक्तियों ने रोजाना परिंदों में पानी डालने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इस मौके पर क्लब सचिव NL वर्मा, वीरेंद्र, संयोजक जगदीश आर्यभट्ट, अजय यादव, भूपेंद्र शर्मा और रामावतार बंसल आदि की मौजूदगी रही। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कोटपुतली अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं और सरसों खरीद के लिए की गई व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान कृषि उपज मंडी सचिव प्रीति शर्मा, राजफेड और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी साथ रहे। कलेक्टर ने किसानों के बैठने और छाया पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वे क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से बनाए गए सरसों खरीद केंद्र पर पहुंचे। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कई अन्य निर्देश भी प्रदान किए। उधर इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश चौधरी, उप निदेशक कृषि विस्तार महेंद्र जैन, सहायक रजिस्ट्रार प्रकाश झा, कोटपुतली क्रय विक्रय समिति अध्यक्ष हंसराज गुर्जर और मंडी प्रभारी कुलदीप सिंह सहित अशोक कुमार उपस्थित रहे। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को भिवाड़ी के अधिकारियों की एक बैठक ली। जिला सचिवालय में हुई बैठक में जल भराव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलोनी खेमका, एडीएम अश्विन के पवार, टपुकड़ा एसडीएम पीर सत्यनारायण और अनेक अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जल भराव के संबंध में अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अपशिष्ट पानी को खुली नालियों में डालने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीईटीपी के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। यहां पूरी मॉनिटरिंग होगी और चिन्हित जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खैरथल रेलवे फाटक के पास रंग पेंट की दुकान पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। यहां कार में सवार होकर आए 3 लोगों ने दुकानदार और उसके भाई को पीट दिया। जब लोग इकट्ठे हुए तो हमलावर फरार हो गए। वहीं दुकानदार रोहित गर्ग ने खैरथल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। खैरथल में एक नमकीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दिल्ली के जुगल किशोर आहूजा ने यह मामला दर्ज करवाया है। आहूजा के अनुसार शाजापुर उत्तर प्रदेश में वीके होम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कार्यरत है। साथ ही इस कंपनी के नमकीन का एक ब्रांड नींबू परी के नाम से है। कॉपीराइट के बावजूद खैरथल में एक कंपनी द्वारा इसी नाम से उत्पाद बनाकर बेचा जा रहा था। इसके बाद कंपनी प्रतिनिधि ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन और आमजन के साथ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। तिजारा बस स्टैंड पर बिजली घर के सामने जन जागृति संस्थान द्वारा वाटर कूलर स्थापित किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से यह कदम उठाया गया। संस्थान के अध्यक्ष किशन लाल यादव ने बताया कि इस स्थान पर पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यात्रियों और आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ता था। वहीं संस्थान के सचिव राधेश्याम धानका के अनुसार इससे पूर्व भी भामाशाहों के सहयोग से कस्बे में 4 वाटर कूलर लगाने के अलावा प्याऊ का निर्माण करवाया जा चुका है। जन जागृति संस्थान तिजारा की तरफ से तिजारा के भामाशाहों से सहयोग करके हमारे द्वारा बस स्टैंड तिजारा पर एक वाटर कूलर स्थापित किया गया है। इस वाटर कूलर की इन गर्मियों में विशेषकर यात्रियों को बस स्टैंड पर कोई सुविधा न होने के कारण बहुत ही आवश्यकता थी। हमारी संस्था ने इस आवश्यकता को महसूस किया और भामाशाहों से मिलकर के हमने शिव हनुमान मंदिर कमेटी बिजली घर से सहयोग लेकर के एक बस स्टैंड पर वाटर कूलर स्थापित किया गया है। इससे सभी आमजन को और विशेषकर यात्रियों को जो बस से इधर उधर आते जाते हैं उनको बहुत ही सहूलियत होगी। इसमें ठंडा पानी हमेशा पीने को मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। हम इसके जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उधर उद्घाटन के अवसर पर जन जागृति संस्थान के संरक्षक बालकिशन आर्य सहित तेजपाल सैनी, अभय सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, आनंद यादव और विनीत जोशी आदि की मौजूदगी रही। रुक करते हैं तिजारा का। तिजारा में ग्राम हिंगवाहेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 4 विद्यार्थियों का चयन जेईई में हुआ है। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने बताया कि इनमें पीयूष आफरिया, अनुज, स्वस्ति जैन और तरुण शामिल हैं। गत वर्ष भी छात्रा ऋतु का आईआईटी जोधपुर और
छात्र भारत वाडिया का राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर में MBBS के लिए चयन हुआ था। शशि मां सेवा ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्य जारी है। भिवाड़ी और आसपास ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मौनी बाबा गौशाला, मोहन बाबा गौशाला, सेक्टर 5 के मंदिर और गायत्री तपोभूमि में पंखे प्रदान किए गए हैं। इसमें अखिल भारतीय महावर महासभा के अध्यक्ष बाबूलाल, निरंजन खंडेलवाल, सरोज गुप्ता, सतीश गुप्ता और ज्ञासीराम गुप्ता द्वारा सहयोग किया गया। इससे पूर्व ट्रस्ट ने पक्षियों के लिए 265 परिंदे लगाए थे। लक्ष्मणगढ़ के समीप धौलागढ़ की देवी का मेला जारी है। इस लक्खी मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि उनकी 15वीं पीढ़ी इस मंदिर में पूजा कर रही है। यह मंदिर करीब 400 साल पहले लक्खी बंजारे ने बनवाया था। धौलागिरी पहाड़ के ऊपर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां मौजूद हैं। वैशाख के महीने में चल रहे मेले में विशाल झूले और अनेक प्रकार की दुकानें नजर आती हैं। साथ ही जगह जगह प्याऊ और भंडारे चल रहे हैं। मंदिर के पास भैरव जी की मूर्ति भी स्थित है। पंचमी से बढ़ता है, ये 11 तक चलता है। इसमें दूर दराज से हर एक स्टेट से यात्रीगण आते हैं। यहाँ पे इस महीने में गढ़चोड़े की जात देने आते हैं। माता जी के आस्था लेकर अपने नए जो जोड़े होते हैं वो शादी करके आते हैं। और अपने यहाँ मुंडन भी संस्कार होता है, बच्चों का लटोरी मुंडन किया जाता है। माता जी का भवन प्राचीन काल से ही है, जब थोड़ी मुद्रा थी तब से ही अपने माता जी का बना हुआ है मंदिर। ये लक्की साहब बंजारे ने बनवाया था। धौलागढ़ देवी का मंदिर है, जहाँ पे बैसाख की पंचम से बैसाख की मतलब 11 तक ये मेला भरा जाता है, जो कि विशाल लक्की मेला भरा जाता है। धौलागिरी पर्वत के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है धौलागढ़ देवी के नाम से। लक्की सिंह बड़जारा जिसने ये मंदिर बनवाया था, उस टाइम पे जब टाइम पे मुद्रा की जगह कोड़ियाँ चला करती थी, उस टाइम का मंदिर बनाया है। यहाँ मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर बच्चों का मुंडन उतरवाया जाता है, करा जाता है। जिन बच्चों की जैसे घर में मान्यता होती है, और कुल देवी जिन परिवार की कुल देवी है वहाँ भी ये माना जाता है। और यहाँ मंदिर के जो पुजारी ने बताया कि ये मतलब इनकी जो मतलब 15वीं पीढ़ी ही चली आ रही है, जो पूजा करती आ रही है। मतलब लगातार 15वीं पीढ़ी लगातार एक ही पुजारी की इनकी मानने को है। और करीब 350-400 साल पुराना मंदिर ये माना जाता है। और हर वर्ष यहाँ विशाल मेला भरा जाता है। अलवर, भरतपुर, दौसा आदि के लोग बाग यहाँ पर आते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम ढाकपुर स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। 9वें दिन यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रहीं। वहीं रविवार को सुबह 9:15 बजे हवन किया जाएगा। हवन के बाद कन्या भोज होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। वे अपने 4 दिवसीय हरियाणा दौरे पर जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नामांकन सभा में जूली शामिल हुए। उन्होंने भाजपा पर अनेक प्रहार किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान आदि मौजूद रहे। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान में हमने इनका मौर्य बुला दिया है जम के, आप तक भी इसकी समाचार आ गया होगा। और हरियाणा के एडवांस में ही समाचार चल रहे हैं। यहाँ भी इनका पार्टियां साफ है, गांव में लोग नहीं घुसने दे रहे हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, दिया हुआ संविधान इस देश को मिला है, गरीब को, मजदूर को। तो आज जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठा के उन लोगों को बदलने का काम आप लोग करें। भाजपा नेता पवन जैन ने कहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के अलावा एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई गई है। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। सारे के सारे अनियमित थे और उनमें कोई भी प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। और अभी आचार संहिता है, कुछ सरकारें चुनाव में लग रही है। इन सब चीज़ों पर, इन सब जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। और उन पर जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन पर कार्रवाई की। रूप से यदि कोई पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कारण कोई निर्णय लिए गए हैं तो उन सब पर पुनर्विचार किया। तो एकदम
जैसे ही सरकार बदली, आप खुद ने महसूस किया होगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, उसमें SIT का गठन हुआ है, और जो गैंगवार होते हैं उनके खिलाफ ERCP का फैसला, 4-5 फैसले, कड़े फैसले लिए गए, और उनसे अपराधियों में एक तरह से, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे दूसरे तरह का अपराध हो, उनमें भय व्याप्त है। और राजस्थान में अब अपराधियों का यहाँ पर कोई वास्ता नहीं रहेगा। सरकार सख्त आदेश दे रही है अपराधियों को, और विशेषकर खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जितने भी माफिया उनके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल लेगी, और कोई किसी भी तरह का यहाँ पर अनियमित कार्य या अवैध कार्य राजस्थान में अब नहीं होने दिया। उधर भाजपा नेता पवन जैन ने आरोप लगाया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जमीनों की बंदरबांट की थी। अलवर जिले में भी इससे जुड़े अनेक मामले हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने के लिए उमरैन के पास सरकारी जमीनों को बेचने का कार्य शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमीन बेचने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भाजपा नेता जैन के अनुसार कोई भी डिपार्टमेंट अतिरिक्त जमीन को बेच नहीं सकता और यह नियम के विरुद्ध है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। सबको, जो हमारी संवेदनशील सरकार है, जितनी भी ERCP में एक्सेस जमीन दिखाकर बेचने के लिए उपलब्ध करवाई थी उस कांग्रेस के ज़माने में, सबको निरस्त कर दिया है। और अलवर और बीकानेर जो ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी, उन नीलामी को भी निरस्त करके, और यदि कोई अनियमितता इस मामले में हुई है, उन पर कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ज़मीन को या भूमि को खाली करने के लिए, उसको कोर्ट को मिनी सचिवालय में स्थानांतरित करने के लिए इस तरह के कार्य किए गए। और निश्चित रूप से ऐसे अनियमितता, उनका अभी तक कोई हिसाब किताब भी ढंग से UIT नहीं दे पाई है कि कितनी जमीनों से कितने पैसे गए आए और कितने मिनी सचिवालय पर खर्च हुए। इस तरह की पारदर्शिता अब निश्चित रूप से हिसाब किताब भी लिया जाएगा। सर, ERCP के नाम पर ये ज़मीन बेची जा रही थी, आपको लगता है कि अब इस प्रोजेक्ट को सरकार अपने स्तर पर पूरा करेगी, ज़मीन बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से नया जो प्रोजेक्ट, संशोधित प्रोजेक्ट जो आया है, उसमें 90% केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 10% मात्र राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता है। तो जमीनों को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ये जो कार्रवाई की जाती है जमीन बेचने, आपको लगता है कि ये नियम विरुद्ध है या इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, जमीनें बेचने का कार्य सरकार के पास नोडल एजेंसी है, उनके थ्रू करवाया जाना चाहिए था। यदि जमीन एक्सेस भी है किसी विभाग के पास, तो जो नोडल एजेंसी को कोई भी डिपार्टमेंट खुद जमीन बेचता है, तो मेरे विचार से वो नियम विरुद्ध। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ईंधन में लगी भीषण आग के बाद मिली युवक की जली हुई लाश। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हुई घटना की शुरू हुई पुलिस जांच। वहीं रजवट ग्राउंड पर आग से मची खलबली। खेतों से करीब 1 लाख कीमत की केबल काटकर की चोरी। वहीं हसन खां मेवात नगर में 3 घरों से पार हुई AC की कॉपर वायरिंग। अलवर जेल में कैदी के पास फिर मिला मोबाइल। जेल प्रशासन ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। और पर्यटकों को लुभा रहा है बालाकिला क्षेत्र स्थित हथियारों का म्यूजियम। रजवाड़ों के जमाने के बेजोड़ अस्त्र शस्त्र किए प्रदर्शित। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।